सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग ईद शो। मेहमान हमारे वही हैं जिनसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम या तो उनका एहतसाब कर रहे होते हैं या फिर कोशिश फरमा रहे होते हैं। आज मेरे साथ मौजूद है मोहतरम जनाब आफ्ताब अहमद सिद्दीकी साहब, मेंबर नेशनल असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मोहतरम अकरम चीमा साहब, मेंबर नेशनल असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मोहतरम अताउल्लाह एडवोकेट साहब, मेंबर नेशनल असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। गोया ये PTI का ईद शो बन के रह गया है। सर आफ्ताब साहब, ईद की मुबारकबाद तो कबूल फरमाइए, लेकिन ये तो ख़तरा पैदा हो गया कि कहीं PTI ने इसको स्पॉन्सर तो नहीं किया शो को। ईद की बहुत बहुत मुबारक सर, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, आप लोगों को भी मुबारक, हमारे नाज़रीन को मुबारक। और ये ईद हमें बहुत सादगी के साथ हमने सेलिब्रेट करनी है और उन लोगों के साथ इज़हार यकजहती जिनकी अमवात हो गई कोरोना और कोरोना के अलावा भी, और इस पेंडेमिक के वजह से जो लोग बेरोज़गार हुए हैं, गुर्बत अफलास, उनके साथ हमने इज़हार यकजहती करना है। वो इस तरह के हमने उनके साथ शरीक होना है और उनका ख्याल रखते हैं। हम सब एहलियान पाकिस्तान ने सब ने मिल के अपने उन सफ़ेद पोश लोगों का और गरीब लोगों का साथ देना है। इस ईद के पर उन्हें ये एहसास ना हो कि वो अकेले हैं या कहीं तंग दस्ती का शिकार हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह PTI कराची ने पूरे रमज़ान में हम तमाम MNAs MPs ने उनके साथ शरीक रहे, उनको राशन खाना हर तरह से हमने उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि कराची शहर आपको मालूम है बहुत बड़ा 2.5 करोड़ की आबादी, कम अज़ कम आबादी है। इस शहर में के जो मसाइल हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं और ईद का मौका है तो हमें अच्छी बातें करनी है कराची के लिहाज से भी, पाकिस्तान के हवाले से भी, और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इस पेंडेमिक से हम सबको निजात दिलाए। आमीन। अकरम चीमा साहब, हुजूर वाला सर, ये मुझे बताइए उमूमी तौर पर क्या मामूलात रहते हैं ईद के दिन में, क्या मसरूफियात रहती हैं हल्के में, घर में क्या मामलात होते हैं? आरफीन, ईद तो जो नॉर्मल होती है उसी तरीके से ईद मनाते हैं हम लोग भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई सिस्टम तो है नहीं। अपने एरिए की बड़ी मस्जिद का इंतखाब करते हैं, वहाँ जाके नमाज ईद पढ़ते हैं, उसके बाद लोगों से फ़र्दन मिलते हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे कारकुनान हैं पार्टी के, उनके साथ मिलते हैं और इसी तरीके से दिन गुजारा जाता है। लेकिन आरफीन, ये जो ईद इस दफ़ा ईद है, ये एक स्पेशल ईद है, ये एक डिफरेंट माहौल में ईद है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करूँगा मकबूजा कश्मीर की अवाम को, जो 288 दिन से लॉकडाउन के अंदर हैं। आप ख़ुद देख लें कि हमारे मुल्क के अंदर जो लॉकडाउन कोरोना की वजह से लगा सिर्फ 60 दिन का, 70 दिन का, उसमें अवाम की हालत क्या हो गई है, जबकि यहाँ पर दुश्मन फ़ौजें भी सामने नहीं थी। आप उन कश्मीरियों को इस ईद पे मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से अपील करूँगा कि दुआओं में उन कश्मीरियों को, नौजवानों को और उस अवाम को याद रखें कि जो 288 रोज़ से एक कैद के अंदर हैं। और इसके अलावा इससे भी आगे जाके ये ईद ऐसी ईद आ रही है कि जिसके अंदर इस वक्त करोड़ों मुसलमान एक थ्रेड का शिकार हैं। भारत के अंदर इस वक्त 20 करोड़ मुसलमान जो ईद मनाएगा वो एक थ्रेड के अंदर ईद मनाएगा, क्योंकि तमाम जितना भी आप देखें कि ये कोरोना के इल्ज़ामात हैं, भारतीय हुकूमत ने हिंदुत्व नज़रिए को प्रमोट करने के लिए ये तमाम इल्ज़ाम मुसलमानों के सर थोपा जा रहा है। वहाँ पर किस तरह की वीडियोज़ आ रही हैं, किस तरह आप देख रहे हैं कि औरतों के साथ, नौजवानों के साथ किस तरह बेईमाना तशद्दुद के जो वीडियोज़ हैं वो सामने आ रही हैं। नौजवानों को मारा जा रहा है, बूढ़ों को मारा जा रहा है। क्या कुछ हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जो हिंदुस्तान की हुकूमत है वो मुसलमानों के साथ नहीं करे। तो हमें इस ईद के अंदर स्पेशली हमें तमाम मुसलमानों को, फ़लस्तीन के मुसलमानों को जो उनके साथ अरसा दराज से एक नारवा सलूक रवा रखा जा रहा है, उसके ऊपर सोचना होगा, उनके लिए दुआ करनी होगी। तो मैं समझता हूँ कि हम एक ईद को सही तरीके से खुशी से सेलिब्रेट कर सकते हैं। जब हमारे मुसलमान इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में हैं तो ईद की खुशी तो इस्लामी लिहाज से अपनी जगह पे है, मौजूद रहेगी, लेकिन जो उनकी तकलीफ़ है उनको हम नहीं भूल सकेंगे। अताउल्लाह साहब, सर
कुछ अपनी ईद का अहवाल ज़रा सुनाइए। एक MNA अताउल्लाह की ईद एक आम आदमी की ईद से कितनी मुख्तलिफ होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आरफिन भाई आपको, आपके पूरे अमले को, कैमरामैन्स को और आपकी पूरी टीम को और पूरी कौम को ईद मुबारक हो। ईद जो है ज़ाहिर है मसाइल भी होते हैं, लेकिन मेरा अपना ख़्याल ये है कि ईद के दिन हमें खुशी से सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए। मेरी जो ईद होती है वो आम तौर पर, हमारी जो चांद रात होती है वो बड़ी बेहतरीन होती है। मेरे जो बचपन के दोस्त होते हैं, बाकी जो लोग साथ रहते हैं, ज़ाहिर है उनसे मिलना जुलना काफ़ी रहता है और पूरी रात जाग के गुजारते हैं और मार्केट में भी जाते हैं। और इसके अलावा सुबह नमाज जो है वो नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मिलने लोग आते हैं। लेकिन अक्सर ये होता है कि मेरी कोशिश ये होती है कि जो लोग आते हैं मैं उनसे साइड से निकल जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ, और वो सेल्फीज़ बनाना, एंजॉय करना, मतलब मैं ऐसे मनाता हूँ जैसे मैं बचपन में मनाता था। ये नहीं कहता कि मैं हूँ तो मुझे बैठना चाहिए, लोग आएंगे। कोशिश ये होती है कि कहीं साइड से निकल जाऊँ और उस तरह ईद मनाऊँ जिस तरह मैं आज से 15-20 साल पहले मनाता था। राइट, बहुत ज़बरदस्त होती है। आफ्ताब भाई ये मुझे बताइएगा, MNA बनने के बाद आपकी जो ईद थी उसमें क्या बदलाव आपने महसूस किया? और पहले जो आपकी ईदें थी, बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग अ मैच्योर शख्स, हेड ऑफ द फैमिली, व्हाट एवर यू कॉल इट। अच्छा, बहुत फ़र्क आया है, बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। पहले MNA बनने से पहले तो ऑब्वियसली जो ईद होती थी वो अपनी फैमिलीज़ के साथ ज़्यादा आदमी सेलिब्रेट करता था, दोस्तों में जाता था, दावतें होती थी, वो एक बड़ी डिफरेंट ईद होती थी। अब तो बहुत चेंज हो गया। चांद रात को या चांद रात से एक दिन पहले हम चूड़ियों के और मेहंदियों के स्टॉल अपनी मुख्तलिफ कॉलोनी में, जो हमारी गरीब कॉलोनी है, वहाँ लगाते हैं। और ईद के दिन फर्स्ट हाफ जो है नमाज के बाद फैमिली का होता है, और उसके बाद फिर अपने कारकुनों के साथ कहीं ईद मिलन भी होती है, कहीं जाना होता है। और सबसे पहले जो मैं जाता हूँ उन लोगों के यहाँ जिनके यहाँ मौत हो चुकी होती है, उनके यहाँ ताज़ियत के लिए ज़रूर जाता हूँ फर्स्ट डे। और उसके बाद फिर 3 दिन जो है ना वर्कर्स में, कारकुनों के साथ जो है ना ईद। अब ये मेरी जो MNA-शिप है, ये मैं कस्टोडियन हूँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो मेरे पर जिम्मेदारी है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम लोगों को के बहुत मुश्किल होता है, मगर पूरी कोशिश करता हूँ कि उन तक पहुँचने की, या वो मैं फिर हम ये कोशिश ये करते हैं कि गेट टुगेदर हो जाती है मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो वो उससे ये होता है कि ज़्यादातर कारकुनों से मुलाकात हो जाती है। तो अब ईद बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अकरम साहब, सर ख़ानदान वालों को कितनी शिकायतें अकरम चीमा से? वो अकरम चीमा जो मेंबर नेशनल असम्बली नहीं है, उस अकरम चीमा से जो नेशनल असम्बली है, कितनी हद तक उनको शिकायत हैं? शिकायत तो बेपनाह है, ना सिर्फ ख़ानदान को शिकायतें हैं बल्कि जो करीबी दोस्त हैं उनको भी शिकायतें हैं कि भाई आप मिलते नहीं हैं, फिर फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नहीं उठाते। तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई देखें, पहले मैं एक आम आदमी था तो मेरे पास दिन में एवरेज 40 से 50 कॉल्स आती थी। अब मैं MNA हूँ, तकरीबन 10 लाख से ऊपर लोगों का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो अब मेरे पास उसी हिसाब से कॉल्स आती हैं। और आपको पता है कि एक ही नंबर है मेरा और ख़ुद मैं फ़ोन रिसीव करता हूँ। मेरे पास कोई, मैंने आज तक कभी अपने दरमियान और अपने वोटर्स के दरमियान किसी को हाइल नहीं होने दिया। तो शिकायत तो दोस्तों को रहती है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि ईद के दूसरे दिन मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा बिल्कुल फ़ोन वून बंद करके पुराने दोस्तों के पास जाऊँ, उनके साथ बैठूँ, गपशप करूँ। तो बड़ा अच्छा दिन गुजरता है, अल्लाह का शुक्र है। अभी लोग मोहब्बत करते हैं। एक है कारकुनों का फ़ोन उठाते, आपका हमारा तो उठाते। अताउल्लाह साहब, ये मुझे बताइए जनाब अमन, आपकी ईद जो बचपन में गुजारी, जाहिर है कि बचपन में कमोबेश सबकी ईद ऐसी ही होती है, उसमें चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन एक एहसास तो होता है सरखुशी का, जो आज शायद इस एक माहौल में, इस एक वक्त में नहीं हो पाता। वो जो एक मुआनका करके, वो जो मुसाफा करके, बगलगीर हो करके ईद में वो जो एक एहसास आप शिफ्ट करते थे एक दूसरे में, आज वो कमी महसूस हो रही है। क्या हमने खोया, क्या हमने पाया इस तमाम तर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद? आखिर आकर के शिकस्त तो हमारी ही हुई। अच्छा, अगर आप कोरोना की वजह से कह रहे हैं कि हम बगलगीर नहीं होंगे, तो ये तो अब हम अभी हो रहे हैं। कोई इशू नहीं है, हम उसी तरह मिले हैं, उसी तरह मिलते हैं, उसी तरह मिले हैं, कोई हमें इशू नहीं है। हाँ, इधर डिफेंस क्लिफ्टन की तरफ शायद ये माहौल हो। हाँ, वाकई में ये है तो सोचने की बात कि इस वक्त जो हालात हैं हम पर, कि मतलब हम दूर हो गए, क्यों दूर हो गए, शायद
हमारे अमाल का मसला हो, अल्लाह ताला की नाराज़गी हो। इसलिए कि मैं समझता हूँ कि जब हम गले मिलते हैं एक दूसरे से तो इससे मोहब्बत बढ़ती है और बहुत कुर्बत होती है। अगर आप किसी से नाराज़ भी होते हैं, गले मिल लेते हो तो वो नाराज़गी भी दूर हो जाती है। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जो मैं नहीं समझता कि इतना डर खौफ जो फैलाया था यहाँ पे वो चीज़ है ही नहीं। ये जो बीमारी है अल्लाह की तरफ से आती है, ज़ाहिर है एहतियात भी करनी है, सारी चीज़ें करनी है, लेकिन हमें अल्लाह ताला पे भरोसा भी करना चाहिए कि सारी चीज़ें अल्लाह ने करनी है। बिल्कुल। जब वक्त मुकर्रर हो तो आप कभी भी इस दुनिया में रह नहीं सकते, एहतियात ज़रूर करें। लेकिन ये है, मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों के बावजूद परेशानियाँ ज़ाहिर है किस इंसान को नहीं होती। हमारी ज़िंदगी में बड़े मुश्किल वक्त आए हैं, लेकिन सारी चीज़ों को बुलाकर ईद की खुशियाँ जो है वो मनानी चाहिए। अगर कोई ईद के दिन परेशान भी हो, किसी का गम भी हो, परेशानी भी हो, मैं कहता हूँ कि उनको भी साथ मिलाकर खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि ये खुशी का दिन है और उस दिन कोई गम का इजहार, नाराज़गी, उदासी ये नहीं होनी चाहिए। मैं खूब एंजॉय करता हूँ वैसे। सर थोड़ा सा नुस्खा तो हमें इनसे भी पूछना चाहिए, किस किस्म की एंजॉयमेंट खत्म ही नहीं हो रही। बचपन अभी तक है। मार्केट में जाने से ज़्यादा खुशी होती है उनको। बल्कि मैं तो इस चीज़ से परेशान हूँ कि यकीन करो आरफीन के अभी मेरे से काफ़ी सारे लोग नाराज़ हैं कि हाथ नहीं मिलाता। हम पॉलिटिशियंस को ना टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और टाइम मैनेजमेंट हमारा ऐसा होना चाहिए कि हमारे दोस्त, हमारी फैमिलीज़, हमारे कारकुनान, हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं असम्बली की, लेजिस्लेशन की और तमाम, वो हमें टाइम मैनेजमेंट के थ्रू मैनेज करनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त। और वो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ज़ाहिर मेरे ताल्लुक़ रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर से ही रहा है, पूरी ज़िंदगी प्राइवेट सेक्टर में ही काम किया है, जो अपना बिज़नेस किया है उसमें हमने बहुत कुछ ये सीखा है, तो मैं पूरी ये कोशिश करता हूँ। अच्छा आफ्ताब भाई, ये मुझे बताएं, ये हज़रत इंसान ने होशियारी का लिबादा ओढ़ करके कुछ अपनी मुश्किलात में और इजाफा नहीं कर लिया? ठीक है, एक वबा है, एक बीमारी है, एक वायरस है, ख़तरे का बायस हो सकती है, आपने प्रिकॉशंस लेने हैं, SOPs को फॉलो करना है, जो हुकूमत कह रही है सूबाई हुकूमत, उसमें से बहुत सारी चीज़ें माननी है और बहुत सारी चीज़ें अगर आपने ज़िंदा रहना है तो नहीं भी माननी है, उस डिटेल में जाए बगैर। सर ये मुझे बताइए, इतनी अगर हम अल्लाह मियाँ की मान लेते तो आज हमारी ज़िंदगियों में कुछ बदलाव ना होता, बल्कि यकीन बहुत बेहतर होती। जितना हम अपने जैसे एक आम इंसानों की मान रहे हैं, वो कहते हैं कि मस्जिद छोड़ दो तो हम मस्जिद छोड़ देते हैं, वो कहते हैं अपने घरों को बंद करके बाहर निकल आओ तो हम घरों को बंद करके बाहर निकल आते हैं, जबकि हमें पता है कि हमारी ज़्यादातर जो इल्ज़ हैं उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही एक चंद लोग हैं। अच्छा देखिए, ये जो पैंडमिक है इसका कोई वैक्सीन, कोई इलाज तो है। वी हैव टू लर्न टू लिव विद दिस, कि हमें ये सीखना है कि हमने इसके साथ कैसे जीना। बिल्कुल। दूसरा ये कि अब क्योंकि आज ईद का मौका है तो पॉलिटिक्स पे बात नहीं करना चाहते, मगर ये बिल्कुल मेरा फर्म बिलीव है कि या तो हमें कोई गवर्नमेंट हमें ये बता देती है, गवर्नमेंट के भाई 2 महीने के लिए लॉकडाउन होना है, उसके बाद ये हालात सही हो जाएंगे, हम सब बंद हो जाते हैं और लोग खुशी खुशी हो जाते हैं और जिनकी जो हेल्प करनी थी वो हेल्प भी हो जाती, मगर ऐसा नहीं है। हमें नहीं मालूम कि ये कब तक ये मामला चलेंगे, तो हमें इसी के साथ जीना है। और इसके साथ जो हमारी लड़ाई है वो है गुर्बत से, अफलास से और डेली वेजर के जो बेरोज़गार हो गए हैं उससे भी हमारी लड़ाई है। और फिर हमारा सबसे बड़ा जो इस वक्त जो चीज़ आश्कार हुई है वो ये कि हेल्थ सर्विसेज जो है ना एक्सपोज हो गई पूरी तरह। ये आप भी अपने प्रोग्राम में बार बार ये करते रहे, सारे एंकर ने ये किया है कि हेल्थ सर्विसेज के हवाले से वो बुरी तरह एक्सपोज हो गया, चाहे वो सिंध हो या पंजाब हो। इतने अरसे से ये लोग गवर्नमेंट में थे और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। तो हमें तो ज़ाहिर है कि रमज़ान एक ऐसा महीना आता है जिसमें हम सब इबादतों में, रोज़ा नमाज के अलावा जो तरावी होती है, तहज्जुद होती है, उसमें सब लोग इंगेज हो रहते हैं, अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं अल्लाह ताला के सुजूद में गिर के। तो ये इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। एहतियात तो देखें हमें बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। बच्चे और 50+ को नहीं जाना है, बाकी सबने इबादतों में करना है। और ये वो 2-3 ताक़ातें अभी रह गई हैं, 27-29 की 2 ताक़त, इसमें हमें बहुत अल्लाह ताला के से गिर गिरा के जो ना दुआएं मांगनी है इस वबा से निमटने के लिए और अपने पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर होने के लिए। इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है कोरोना का, वो माशी तौर पे जो है ना हम बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं, क्योंकि हमारी इकॉनमी पहले भी ख़राब थी और एक लॉस का बजट हमारा आता था, 3.2 ट्रिलियन लॉस के साथ हम शुरू करते थे, अब तो पता नहीं क्या होगा। तो ये भी हमने देखना है। गो के फेडरल गवर्नमेंट ने बड़े दिल खोल के जो है ना रिलीफ्स दिए हैं, हर तरह का रिलीफ दिया है और उसका फ़ायदा भी लोगों ने उठाया है। तो हमें इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ईद के साथ, ईद के दिन भी और ईद के बाद भी, कि हमने अपने उन लोगों का ख्याल करना है जो दुरुस्त है।
अकरम चीमा साहब, सर ये मुझे बताइएगा, ईद होती है शॉपिंग से, शॉपिंग का मतलब कारोबार, कारोबार था बंद, ताजिर चीखते रहे, सर पटकते रहे, ट्रांसपोर्टर्स चीखते रहे, सर पटकते रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ मिला तो मिला, वरना हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। एक दिन पहले सईद गनी साहब ने कह दिया था वाशिगाफ अल्फाज में कि शॉपिंग सेंटर्स किसी तौर भी खोलने नहीं देंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन आई, फिर लोग शॉपिंग मॉल्स की तरफ उन्होंने रुख किया। SOPs को फॉलो करना मेरे ख्याल है मार्केटों की बनस्बत ज़्यादा बेहतर होता है। शॉपिंग मॉल्स में अडर किया जा सकता है, जो चीफ जस्टिस साहब का भी मौक़िफ़ था। कितना नुकसान उनको हुआ उस डिटेल में जाए बगैर जो उन्होंने हमें पहले से बता रखा है, एक आम आदमी को कितनी ट्रबल हुई, कितना परेशानी हुई, मार्केटों में इतना रश है, SOPs को फॉलो नहीं कर सकते। फिर सईद गनी साहब की ये एक बात तो मुझे समझ में आई, पसंद आई, बल्कि जो उन्होंने कहा कि ख़वातीन छोटे बच्चों को लेकर के बाज़ारों का रुख कम अज़ कम ना करें। ये एक बात तो मेरे ख्याल है ऐसी थी जो लॉजिकल थी, जो मुनासिब बात है। कुछ कहिए सर। शुक्रिया आरफिन। असल में देखें, इसमें जो सबसे ज़्यादा पिसा है ना, वो लोअर मिडिल क्लास का जो तबका था, जिसमें स्पेशली आप दर्जियों को देख लें, छोटी दुकानदारों को देख लें। दर्जी ईद पे आपको अच्छी तरह याद है कि ईद पे कराची वाले ख़ास तौर पे रमज़ान से पहले ही कोशिश करते हैं कि कपड़ा लेकर डाल दो उसके पास, वो को यकम रमज़ान पे उसकी दुकान के ऊपर बोर्ड लग जाता था कि भाई और बुकिंग नहीं कर रहे हैं। इन्होंने जुल्म की इंतहा की है इस कराची शहर के लोगों के साथ। हर कारोबारी आदमी को अपना ही माल बेचने के लिए ब्लैकमेल किया गया, उससे पैसे लिए गए, अपना ही माल, पैसे लिए गए, बिल्कुल पैसे लिए गए, छोटे छोटे दुकानदारों से पैसे लिए गए। इवन कि मैं आपको चशमदीद गवाऊँ कि एक हमारे मोहल्ले का दर्जी है, उसने दुकान बंद कर दी और वो अपने घर पे कपड़े सी रहा था। सिर्फ 2 अफराद हैं और ये जिस स्टूडियो में हम बैठे तकरीबन इतनी बड़ी उसकी जगह थी, वहाँ वो मशीन लगा के अपने कपड़े मोहल्ले वालों के लेके और वो सिलाई कर रहा था। उसको पुलिस वाले उठा के ले गए और हमने जब फ़ोन किया या उनको बताया कि भाई मेहरबानी करो इसको छोड़ दो, तो उन्होंने उस पर FIR काट दी। इस तरह का माहौल बनाया होता कि जिस बंदे के पीछे हम फ़ोन करते थे उस पर FIR कट जाती थी, नहीं तो 25,000 रुपये दो और सुबह जमानत होगी। इंपॉर्टेंट बात की इन्होंने FIR, वो लड़के जो यंग जवान, उनके अगर एक दफ़ा FIR कट गई ना, वो गवर्नमेंट जॉब कर सकते, हाँ, ना वो वीज़ा अप्लाई कर सकते। अगर आपने बिल्कुल सही बात की है, इससे कराची के लड़कों का कितना नुकसान हुआ है। लेकिन जब आप ये बात करेंगे तो फिर ये कहा जाएगा कि जी आप रेसिज्म कर रहे हैं। नहीं, रेसिज्म नहीं, ये तो मैं तो ज़ाहिर है मेरा ताल्लुक कराची से, सिंध से है, मैं कराची की बात करूँगा। जो सिंध का है वो सिंध में जाऊँगा तो सिंध की भी बात करूँगा। मगर इस वक्त तो जो हम देख रहे हैं, जो मुर्गे बनाए हैं, जो मारा जा रहा है, जो पुलिस ज्यादती करे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने भी ये बात की है। तो अच्छा, फिर दूसरा आप देखेंगे शॉपिंग मॉल, क्या इनको पहले नहीं पता था कि शॉपिंग मॉल की SOPs जो है सबसे आसान है? आपने टेम्परेचर लेना है, आपने सैनिटाइज करना है और मास्क देना है। एंट्रेंस कंट्रोल है, एग्जिट कंट्रोल है। इसके लिए आज बाकायदा पता चला कि SOPs बनाई गई हैं और SOPs को ना चीफ मिनिस्टर साहब अप्रूव करेंगे। कमाल है ये तो कोरोना दिहाड़ी, ये तो आफिन यहाँ तो कोरोना दिहाड़ी चल रही थी। यकीन करो यहाँ पर तो पुलिस वाले वसूली के लिए कम पड़ गए तो 170 बार से लाने पड़े इन लोगों को। कराची वालों के लूटने के लिए बाहर से बंदे लाओ। यकीन करें ये सूरत हाल थी इस कराची शहर के लोग। बात सही कर रहे हैं। बातें हो रही है ना, मुझे बड़ी हंसी आती है जब मैं सुनता हूँ कि जी मार्केटें बंद है और सारी चीज़ें और ये सब। आप यकीन करें, मेरी तरफ एक मार्केट है, घर के पास है, बिल्कुल वो कभी बंद ही नहीं हुई, वो आज भी 12 बजे तक खुली रहेगी। कभी लोग दूर नहीं हुए, कभी लोगों ने मुसाफा नहीं। आप जरा अपना हल्का बताते हैं। बिल्कुल पता है लोगों की तरफ और ये इलाका। यानी मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये इतनी जल्दी इसने फैलना था, इतना बदतर हमारे हालात होने थे, तो फिर वहाँ क्यों नहीं हुए? एक भी सिंगल मरीज वहाँ पे कोई नहीं है जिसको तकलीफ हुई हो, जो ऐसे हो कि हम कहते हैं कि बड़ा सीरियस है, कुछ हुआ है। तो मुझे तो ये चीजें नहीं लग रही। वैसे चीमा साहब, अच्छा लेकिन एक बात और भी है, हाँ, मैं अपने प्रोग्राम्स में गाहे बगाए रोता पीटता रहा हूँ, मैं मुख्तलिफ जगहों पे और भी ये बात करता रहा हूँ। गवर्नर सिंध, हैरत की बात है कि यहाँ मेरे और उनके सितारे मिल गए। यानी हैरत की बात है, गवर्नर सिंध ने भी वही बातें की जो मैं पहले दिन से करता आ रहा हूँ। और उन्होंने कहा ये एक बीमारी है, ये एक वबा है, अगर हो जाए तो ऐसा नहीं है कि रिकवरी नहीं है। खान साहब पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि 3% से ज़्यादा इसमें कैजुअल्टी रेट नहीं है। ठीक है, गवर्नर सिंध सईद गनी साहब ने गरारी किया, माशाल्लाह उनके नवा अमाल में इतने अच्छे अमाल थे कि वो सही हो गए। गवर्नर सिंध वो 4 दिन में निकल गया। गवर्नर सिंध जो है वो सना मक्खी का इस्तेमाल, 4 दिन में निकल गया। गवर्नर सिंध ने सना मक्खी का इस्तेमाल किया। उन्होंने खुद बताया, एक वीडियो मैंने खुद उनकी देखी,
तो वो भी माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है वो सही हो गए, शिफायाब हो गए। यहाँ बात मेरा ख्याल है आधी सही बताई गई थी, आधा गुमराही थी। क्या मामला था, मुझे समझ में नहीं आया। गवर्नर कुछ और कह रहा है और वज़ीर आला एंड कंपनी कुछ और कह रही है। देखिए चीज़ें जो है ना ऐसे पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रही है। मैं जा रहा था बाय रोड, अभी जब सेशन था असेंबली तो बाय रोड जा रहा था, सक्कर में मैंने देखा सैकड़ों लोग जमा हैं। अभी ये कार के ज़रिए और दूसरी गाड़ियों के ज़रिए वो जा रहे हैं सफ़र। अच्छा हुआ क्या, बस से आपने कार पे कर दिया और पैसे 2000 जो खर्च होने थे वो 10,000 खर्च होने, ये फ़र्क हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा मुझे ये तो तारीख बताएगी, वक्त होगा या क्या आएगा कि क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इस लॉकडाउन की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये बिल्कुल फजूल है। मेरे भाई जितने भी संजीदा हो जाए ना, मैं तो वैसे असेंबली में भी जब सीरियस बातें होती हैं तो मैं निकल जाता हूँ, और जब लड़ाई झगड़ा होता है तो मैं कह सबर करो आ गए हम जी, क्या मसला है, सामने चले जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है, ये अगर इतना इसका असर होना था। मेरा भाई ज़िला है खरक, मैं वहाँ गया, कोई किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ा, किसी को फ़र्क नहीं पड़ा। वहाँ क्यों नहीं हुआ कोई, अल्लाह के फजल करम से किसी को कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ एक उन्होंने बनाया हुआ था, हाँ नुकसान गरीबों का ज़रूर हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा मुतमईन हूँ कि मैंने अपने हल्के में, एक हमारे हल्के में हुआ था, कोशिश हुई थी कि मस्जिद बंद हो ना, हमने मस्जिदों को बंद करने की कोशिश की। मैं बिल्कुल साफ़ कह रहा हूँ ना, हमने किसी, इसलिए मेरा ईमान ये है जो मैं अपने लिए पसंद करूँगा वो मैं अपने भाई के लिए पसंद करूँगा। तो मुझे ये था, मैं भी तो इस दुनिया में रहता हूँ ना, कि ये चीज़ें जो हम भी देख रहे हैं कि कितनी सही है कितनी गलत है। जो प्राइम मिनिस्टर पहले दिन से कह रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, हाँ क्रेडिट इन्होंने लिया वो प्राइम मिनिस्टर पे आएंगे, लेकिन यह वक्त एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन। दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब सिद्दीकी साहब। सर है ये ईद का शो, लेकिन कुछ सीरियस गुफ्तगू शुरू हो गई है। ये मुझे बताइएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनिशियली हमें बड़ा खला, मैंने भी अपने प्रोग्रामों में काफ़ी ह्यू एंड क्राई किया, उनकी रिलक्टेंस मुझे समझ में नहीं आई। मैंने कुछ कहा, उन्होंने कुछ कहा, उस पर पोस्टमार्टम होता रहा, फिर हमारे प्रोग्राम में शरीक मेहमान कुछ और आरा का इजहार करते रहे। बाय द पीरियड ऑफ टाइम मुझे तस्लीम करने में कोई कबाहत नहीं है कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं सिंध हुकूमत की आरा से दूर होता चले जा रहा हूँ और अनइंटेंशनली मेरी आरा और वज़ीर आज़म की आरा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आरा में भी रॉन्ग जो है वो शायद एक ही है। ये इत्तेफाक है या ये स्पॉन्सरशिप की मरून मिन्नत है? देखिए, मेरा लीडर जो है ना वो विजनरी लीडर है, और लीडर वही होता है जो आगे की सोचता है, आगे को देखता है, फ्यूचर देखता है। और डे वन से प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन के फेवर में नहीं थे, स्मार्ट लॉकडाउन की बात हो रही थी, एहतियाती तदाबीर की बात हो रही थी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को ये मालूम था कि हमारे यहाँ 25% जो लोग हैं क़तई गुर्बत के नीचे हैं, और इस लॉकडाउन की वजह से वो तादाद और बढ़ गई है। तो वो उनको पहले दिन से मालूम था, और आप खुद ही कह रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इस बात पर मुत्तफिक थे। 18 मार्च को हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बिलावल भुट्टो जरदारी की पहले हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था 20 से 25 लाख लोगों को राशन देंगे, वो गुमनाम राशन जो आज तक पहुँचा ही नहीं, गुमनाम ही रहा। उसके बाद हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमने MNAs MPAs और हमारे प्रेसिडेंट खुर्रम शेख ज़बान कराची के हमने की थी। उस दिन पहली दफ़ा भी हमने ये कहा था कि जो आप लॉकडाउन करने जा रहे हैं उसको लॉजिकल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, वो फिर स्मार्ट लॉकडाउन पे आ गया। तो प्राइम मिनिस्टर एक विजनरी, स्मार्ट लॉकडाउन की टर्म भी बहुत हदफ तनकीद बनी है जी। पोजीशन ने इस पर भी बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, बल्कि उन्होंने इसका मजाक तक उड़ाया जी। अब आप देखें, कल और परसों, कल जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क्स दिए हैं, वो साबित हो गया कि PTI की गवर्नमेंट ने और प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टांस लिया था वो बिल्कुल सही था। स्मार्ट लॉकडाउन से मुराद ये थी कि आप शॉपिंग मॉल को भी खोलेंगे तो इस 2-3 SOPs के साथ करेंगे। इंडस्ट्री इन्होंने बंद कर दी, जो 24 से 22 तारीख से ही लॉकडाउन शुरू हुआ, क्योंकि 23 की छुट्टी थी, 22 को अनऑफिशियली हो गया, 24 को ऑफिशियल शुरू हुआ था।
एसेंशियल सर्विसेज डिक्लेयर ही नहीं की इन्होंने। पोर्ट के रास्ते बंद हो गए और जो रॉ मटेरियल था उसके लॉजिस्टिक खता बंद हो गई, फ्लोर मिल बंद हो गई, राइस मिल बंद हो गई, कुछ पता नहीं था ना। 26 फरवरी को पहला केस का सिंध में हुआ था, उससे लेके और 24 मार्च तक 22 मार्च तक इनको कुछ नहीं पता, कोई SOPs नहीं। आज भी कह रहा हम SOPs बना रहे हैं। तो देखिए, स्मार्ट लॉकडाउन से मुराद ये थी कि मुख्तलिफ वक्तों में मार्केट्स आप खोलें, टाइमिंग उनके कर दें, कुछ 6 से 12, 12 से 6, इस तरह 9 से 6 मुख्तलिफ टाइमिंग हो सकते हैं। SOPs हैं, लोगों को तैयार करें, मेंटली तैयार करें कि इस वबा से निपटने के लिए, प्लस हेल्थ सर्विसेज आप जो है ना इम्प्रूव करें। आइसोलेशन सेंटर, क्वारंटीन सेंटर को बेहतर करें। कल मैं फिरदौस शमीम हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं और खुर्रम शेख ज़मान अली आदिल शेख गवर्नर साहब ने हमें PPEs के साथ भेजा था एक्सपो सेंटर में। आप यकीन करें बेहतरीन वो एक्सपो सेंटर बना हुआ है। 1200 लोगों की कैपेसिटी है वहाँ पे, 137 लोग थे आइसोलेशन में, सिर्फ आइसोलेशन सेंटर है। इस वक्त अगर आप देखें पूरे सिंध में कि जो वेंटिलेटर्स की रिक्वायरमेंट है, स्पेयर में NDMA के पास 500 वेंटिलेटर पड़े, इस वक्त तो वेंटिलेटर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। और फिर इन्होंने क्या किया कि तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को OPD बंद कर दी, डेली के रूटीन के जो ऑपरेशंस होते थे वो बंद हो गए। थैलीसीमिया के बच्चों को ब्लड की शॉर्टेज होगी, 10,000 से ज़्यादा सर्जरीज पोस्टपोन हुई हैं। सर कुछ खौफनाक किस्म की बातों पे हम निकल गए, ऐसा लग रहा है जो रूटीन का जो शो कर रहे हैं। आफ्ताब भाई ने तो बड़े संजीदा अंदाज में स्मार्ट लॉकडाउन का बताया। देखें, जब लॉकडाउन का कहा स्मार्ट लॉकडाउन होता है जो इमरान खान साहब कर रहे हैं। मैं वही स्मार्ट है, स्मार्ट हमारा लीडर भी स्मार्ट है। जब हमने स्मार्ट लॉकडाउन का सुना, बाकी हमने ये नहीं देखा कि है क्या नहीं है। हमें ये लगा हमारे कायद ने कह दिया, बस उसको अपना लिया, अच्छा लगा स्मार्ट लॉकडाउन। अकरम साहब, सर ये मुझे बताइएगा ज़रा, थोड़ी सी हल्की फुल्की गुफ्तगू भी हो जाए जनाब। और क्या शुगल है, क्या शौक़ फरमाते हैं आप, मतलब मौसीकी वगैरह से कोई दिलचस्पी है या नहीं? आरफीन, अल्लाह का शुक्र है कि शुरू से ही मेरा जिस घर से ताल्लुक़ है तो वहाँ इस तरह का कोई सीन तो था नहीं। बल्कि मैं आपको अभी भी बताऊं कि आज तक हमारे घर पे टेलीविज़न नहीं है। इस तरह का हमारा जो फैमिली सेटअप है, मेरे वालिद साहब और बड़े भाई, माशाल्लाह हमारा कंबाइंड फैमिली है, हम 6 भाई हैं, तो आज तक हमारे घर पे टेलीविज़न नहीं है। आप यकीन करें कि मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ कि मैं अभी भी कोई न्यूज़ या कोई इस तरह की चीज़ें हैं तो मुझे नेट ऑन करके अपने मोबाइल पे देखनी पड़ती हैं। तो मौसीकी तो बड़ी दूर की बात है, ये हर घर का, हर फैमिली का अपना अपना। मौसीकी के बगैर ज़िंदगी अताउल्लाह साहब चल जाती है। मैं तो ये मेरे भाई का जो हिस्सा है ना वो मैं पूरा कर देता हूँ। मैं जब अपनी गाड़ी में बैठता हूँ, ये सही कह रहा है, फुल जब हम बच्चे होते थे तो सुबह 7 बजे एक वो इंडिया से कोई आता था मौसीकी का प्रोग्राम जो है ना वो सुनते थे। खैर बहरहाल अब तो ये है कि पिछले 2 साल से तो इंडियन मूवी, ड्रामे, हर चीज़ जो है ना मैंने तो एटलीस्ट बंद कर दी है देखना। मतलब जहाज़ में भी ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे भी नहीं देखते, क्योंकि अब तो सूरत बहुत डिफरेंट है। और बाकी जो है TV वगैरह। सर मेरा ख्याल है इंडिया से दुश्मनी एक अलग चीज़ है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू आर्ट मेरा ख्याल है कुछ चीज़ों की प्रोविज़न तो होती है। मैं ये नहीं कह रहा आप उनके सिनेमाघरों में, अपने सिनेमाघरों में उनकी फिल्में चलाएं या ये सब करें, लेकिन दीगर चीज़ों की हद तक आप पे देखें ना, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि उस पर आपको कंट्रोल नहीं होता। फ़र्ज़ करो उनकी, अब शाहरुख खान की कोई फिल्म आती है, हमें कोई बता देता है कि बड़ी अच्छी फिल्म है तो हम मजबूरी में देख लेते हैं। मजबूरी में देख दिल नहीं चाहता इनका, अच्छी फिल्म है, दिल नहीं चाहता बस। अच्छा मौसीकी अगर कोई अच्छा गाना होता है, नहीं बस सबकी देखता हूँ, सलमान खान की, आमिर खान की, सब फिल्में देखते हैं, मेल्स की देखते हैं। अच्छा मैं भाइयों की, मैंने कहा ना, इनकी सारी जो कसर है मैं पूरी करता हूँ। गाड़ी में बैठता हूँ तो फुल आवाज़ में मौसीकी सुनना, मेरे जो गाड़ी में होता है। आप किस किस्म की सुनते हैं? पसंदीदा गाना? मौसीकी हर किस्म के, जैसे गज़ल भी सुनते हैं और जो लेटेस्ट गाने होते हैं जो आजकल के होते हैं वो भी सुनते हैं। और गज़ल आप कौन सी सुनते हैं? मिसाल के तौर पर वो हमारे आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, उसके उस तर्ज के वो भी सुनता हूँ। और अताउल्लाह सखीली सराय की गाने, तबीयत वैसे लग रही है। जी अताउल्लाह सखीलवी के गाने बहुत सुनते हैं और पश्तो मौसीकी सुनते हैं। आप दावत दे रहे हैं नूर आफरीन को। जी अच्छा आप भी मतलब मौसीकी से शगफ रखते हैं या नहीं? जी बिल्कुल रखता था। हाँ, अब नहीं। और सॉफ्ट सॉन्ग्स बहुत पसंद थे, गज़लें बहुत पसंद थी। अब देख तो टाइम भी नहीं मिलता, फिर घर का माहौल भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चेंज हो चुका है।
अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं ही सबसे ज़्यादा बिगड़ा हूँ यहाँ। नहीं, अभी आप यंग है ना, अब यार अब हम 60+ के लोग हैं और ये तो बेचारे दोनों यंग लोग हैं। मैं आप लोगों में फंसा हुआ हूँ, ठीक है, असल में तो मैं फंसा हुआ आप तीनों में, आप तीनों तो यंग लोग हैं। अच्छा। तो अब हमारे घर का माहौल डिफरेंट है। हाँ, पाकिस्तानी ड्रामे ज़रूर देखते हैं, मगर जैसे मेरी वाइफ जो है वो अब तजवीद वगैरह पढ़ाती हैं, कुरान पढ़ाती हैं, तो 4-5 साल से। तो जब गज़लें मौसीकी वगैरह सुना करते थे तो क्या सुनते थे, किसका? मेहदी हसन को, फरीदा खानम को, ये पाकिस्तानी, फिर वहाँ से जगजीत सिंह वगैरह होते थे, और एक मुझे याद नहीं आ रहा। फिर अमेरिका में बड़ा हमने इनके ना कॉन्सर्ट अटेंड किए, और बड़े मेडिसन स्क्वायर गार्डन में बड़ा ज़बरदस्त समा होते थे, पाकिस्तानी फनकार भी आते थे, इंडियन भी आते थे। तो अब ज़रा ज़्यादा तो सूरत माहौल चेंज हो चुका है जी। बिल्कुल दोस्त है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। वापस आते हैं तो कुछ और मौज़ूआत हैं जिनका अहाता करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बरस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अकरम चीमा साहब, सर ये मुझे बताइए, सियासत अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किस रहनुमा को फ़ोन करके सुबह और ईद की मुबारकबाद दी आपने? आरफीन, फ्रैंकली स्पीकिंग के पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा के साथ भी मेरी इत्तेफाक से दुआ सलाम ही नहीं है ऐसी कि मैं किसी को फ़ोन करूं या किसी का मेरे फ़ोन के अंदर जो तकरीबन 700-800 कॉन्टैक्ट्स हैं, एक भी किसी ऐसे बंदे का नंबर मेरे फ़ोन के अंदर हो जो जिसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैंने सवाल जानबूझ करके उल्टा पूछा, क्योंकि अगर मैं ये पूछता कि किसको फ़ोन करके एहतजाज रिकॉर्ड करा दें तो आप 500 नाम गिनवा सकते थे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। फिर तो शायद को बचता ही ना, मेरे ख्याल में किसी को छोड़ता ही ना मैं। देखें, जितना जुल्म इस कराची शहर के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रवा रखा हुआ है, और मैं तो कहूँगा कि इस बात कहने में मुझे कोई आर नहीं है कि बाकायदा कराची को असबियत की बुनियाद पे जो इतना पीछे धकेला जा रहा है, आप नौकरियों के हवाले से देख लें, आप एजुकेशन, आप उस गवर्नमेंट का क्या कहेंगे जिसका सूबाई वज़ीर तालीम और असम्बली के फ्लोर पे खड़ा होकर कहे कि जी 1,40,000 हमारे पास टीचर हैं, उसमें से 1 लाख गायब हैं और तनख्वाहें 1,40,000 की जा रही हैं। इसी तरह तमाम महकमों के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर चले जाएं आप, सिंध के शहरी इलाकों में आ जाएं जिसमें कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास शामिल है, आप जहाँ भी जाके देखेंगे आपको मुलाजमीन गायब नज़र आएंगे, स्कूल आपको अस्तबल की सूरत में नज़र आएंगे, हस्पताल आपको खंडरात की सूरत में नज़र आएंगे, लेकिन तनख्वाहें, जी सारा बजट कहाँ जा रहा है? जी हमारे पास बजट नहीं है, डेवलपमेंट का बजट नहीं है, कहाँ जा रहा है? जी तनख्वाहें दी जा रही हैं लोगों को। मज़े की बात की अभी मुर्तज़ा वहाब साहब ने कि पूरे दुनिया से यहाँ सिंध में लोग आते हैं इलाज के लिए, इलाज कराने के लिए। उस दिन तो मुझे नींद ही नहीं आई। तो मैं कहूँगा कि ये इस सदी का सबसे बड़ा लतीफ़ा, अगर इसको डिक्लेयर कर दिया जाए तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखाने वाली बात है। हॉस्पिटल को प्राइवेट लोग जो है, NGOs जो है ना चलाते हैं, वहाँ 2 साइबर नाइफ है। एक दोनों को मैं जानता हूँ जिन्होंने स्पॉन्सर किए। ये उन साइबर नाइफ का जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोई आके जो है ना टेस्ट करा रहा है तो उसके जो जिसका इनसे ताल्लुक नहीं है। ये तो मतलब उस दिन तो रात को नींद ही नहीं आई। मैं कही कौन सा मजाक है जो नेशनल TV पे आके मुर्तज़ा वहाब साहब सेंसिबल पढ़े लिखे हैं, इनकी वालदा इनके वालिद को हम जानते हैं NED के ज़माने से ही। तो मगर मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ कि हेल्थ के ऊपर हमारे अकरम चीमा बड़ा काम करते हैं और हमेशा जब भी मीटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर सबके साथ हेल्थ के हवाले से काफ़ी ये मतलब सेंसिटिव हैं इस मामले पे ना। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम हेल्थ के ऊपर जो है ना वाइट पेपर भी लाएंगे और पूरे सिंध की हेल्थ की पूरी चीज़ बताएंगे। 550 अरब रुपए का पिछले 8 साल का बजट था, 550 अरब रुपए का, 550 अरब रुपए का 8 साल का बजट। उसमें अब देख लें कि क्या है इस वक्त सिंध में। सर आपने तो कन्फ्यूजिया दिया। चल मैं ईद के हवाले से चले और लोगों को जो साहब सर, जैसा मैंने एक रिमार्क पास किया कि तबीयत की ये आवारा मिजाजी, ये कब महसूस किया आपने कि तबीयत आपकी इधर उधर भाग रही है? ये बेचैनी कब से और इसकी कोई ख़ास वजह, कोई ख़ास सबब? बचपन नहीं, ये है कि यानी बचपन से मैट्रिक करने के बाद
मुझे कहा गया फैमिली वालों की तरफ से कि आप कोई सरकारी नौकरी करें, कोई और करें। मैंने कहा मैंने ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजारनी है, मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारनी है। और मैं अपने आबाई शहर करक से आया कराची अकेले, और कराची में रहने लगा। फिर अल्लाह का शुक्र है कि मैंने यहाँ तालीम हासिल की उसके बाद। लेकिन साथ साथ मैं समझता हूँ कि जब आप ख़ुद को मजबूरियों में या बंदिशों में बंद कर देते हैं तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। जो आपका नेचुरल स्टाइल हो उसमें इंसान को होना चाहिए। शादी वादी की आपने? जी शादी सबसे बड़ी बहुत पहले की है। सबसे बड़ी मजबूरी तो शादी होती है। बहुत पहले की है। अच्छा, मैं किसी को यकीन नहीं है कि मैंने 92 में शादी की है। अच्छा, 92 में। नहीं, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे आने से भी 3 साल पहले। ऐसी क्या जल्दी थी सर? तो बस चूंकि मैं बड़ा बेटा था। वैसे आजकल भाई कुछ टेंशन में भी है। माँ बाप ने देखा होगा मैं बता बच्चा रहा हाथ हूँ, से निकल रहा है। मैं बड़ा बड़ा बेटा था और कज़न थी मेरी, वो शादी हुई। और लेकिन ये है कि आपको एक और मतलब आप सब हैरान हो जाएंगे कि हमारे ऐसा एक रिश्ता है, एक ऐसा ताल्लुक़ है कि मेरी अपनी वाइफ से ज़िंदगी में कभी फ़ोन पर बात नहीं हुई। मैं कराची अभी भी नहीं हुई, शादी के बाद भी कराची में रहता हूँ। मैं तो जा रहा हूँ। मेरे बच्चे कहेंगे बात नहीं कर के साथ बैठे हुए थे। हाँ, जाहिर है जब सियासत में आ असाइनमेंट हो गए गया और एमएनए बन गए तो मेरा ख्याल ये है कि हमें छुपाना नहीं चाहिए। मेरा तो इरादा है दूसरी शादी का, और मेरे भाई आजकल इनकी एक महबूबा भी रूठी हुई है, वो उसके बारे में भी पूछ लें कि उसको कब मनाएंगे। वैसे इनका असाइनमेंट तो ले लिया मैंने, फोन पे बात कराने वाला। दूसरी शादी? जी जी, नहीं मेरे ख्याल से दूसरी शादी होनी चाहिए। सियासत से शादी तो दो 3 शादियां होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अकरम चीमा साहब, 2-3 शादियां होनी चाहिए। इंसान के सर के बाल रहेंगे थोड़े से। बिल्कुल आरफीन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। 2-3 देखें, जब मेरी बात सुनो, जिस चीज़ की इजाज़त आपको आपका मज़हब देता है, ठीक है, मज़हब भी देता है और आपके मुल्क के मौजूदा हालात भी देते हैं कि जिस तरीके से ख़वातीन की तादाद हमारे मुल्क में बढ़ रही है और मर्दों की तादाद कम हो रही है। नेकी का काम और हाँ, नेकी सिर्फ यही करनी है, नेकी सिर्फ यही करनी है। मजाक अपनी जगह पे जो फैक्ट वाली बात है वो ये है। बेहतर है सर कि ईद शो है, घर जाकर के हम लोग खुशी खुशी रहे अपनी अपनी बीवियों के साथ, क्योंकि ये अगर मामला आगे बढ़ गए तो आप लोगों को पता नहीं, लेकिन बहरहाल मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला। आफ्ताब सिद्दीकी मुझसे नहीं पूछ आप, यानी आपके दिल में भी ख्वाहिश? नहीं, कतन नहीं। देखिए, ये तो सोसाइटी और माशरे के हिसाब से चलता है। मज़हब ने ज़रूर इजाज़त दी है, मगर हमारे माशरे में एक तो इसको बहुत मुनासिब नहीं समझा जाता, और दूसरा ये कि हमने जिसके साथ शादी की है उसके साथ टाइम गुजारें, उसको उसका हक दें, और वही लाइफ काम पड़ जाती है। और उससे फ़ोन पे बात भी करें। हाँ, फ़ोन पे बात करें और मुस्तकिल करें। तो मेरा बिलीव नहीं है। चीमा साहब, अताउल्लाह साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर। आप लोगों ने अपनी मसरूफियत से वक्त निकाल करके हमारे इस खुसूसी शो में शिरकत की। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाअल्लाह ताला, उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से आपको पसंद आया होगा। कल इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी फिर हाज़िर खिदमत होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।